क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परपेंडिकुलर चलता है। बट एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि वो कैसे चलता है। आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। यानी कि समझिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लाइट वेव जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसे मानते हैं एक्स डायरेक्शन, मानते हैं लाइट एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। या सिंपली कह देते हैं, चलिए इसे आर डायरेक्शन कह देते हैं हम, ठीक है। हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में, तो आर डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका परपेंडिकुलर चलता है। मैग्नेटिक फील्ड जो एच होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, वो जो है परपेंडिकुलर चलता है इसका डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव का। तो ये कैसे कह सकते हैं? इसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स नेचर। यानी कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव जो होता है उसका जो कंपोनेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होता है आर का। मैथमेटिकली अगर कहूं तो ई जो है वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव का। ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू द के वेक्टर। और साथ ही साथ क्या होगा, ये जो एच वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव का। अभी ये प्रूफ करना है, इसे ही कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं, लेट अस कंसीडर अ प्लेन वेव। सो फॉर प्लेन वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज। पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेन वेव क्या होता है। एक प्लेन वेव उसे कहते हैं जिसमें जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड मतलब मानते हैं ये वेव है, ठीक है, सिंपली समझिएगा, ये जो एम्पलीट्यूड होता है उसका, ठीक है। तो प्लेन वेव ऐसा वेव होता है जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होता है उसके परपेंडिकुलर जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो अप डाउन नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्लेन वेव। तो प्लेन वेव के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज। अब प्लेन वेव का जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल फॉर्म का, देखिए ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आपको पता हो कि प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस कर्व में उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप सिंपली जाके सर्च कीजिए प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस बाय सोलर फिजिक्स, ठीक है। या आप डायरेक्टिव मीडियम के लिए भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर फ्री स्पेस के लिए भी होता है और डायरेक्टिव मीडियम के लिए भी होता है। तो अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, अगर प्रोपगेशन आर डायरेक्शन में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे आर कोमा टी इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल पे पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच आर टी, वो होगा एच नॉट ई पे पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्यूशन है डिफरेंशियल फॉर्म से। डिफरेंशियल फॉर्म हम लोगों ने वहां पर देखा हुआ है पहले, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन इन फ्री स्पेस वाले वीडियो में उसका डिफरेंशियल फॉर्म 2 आया था। वो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। तो इन दोनों ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, अगर इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें क्या निकाल प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ई परपेंडिकुलर के का होता है। तो एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, वहां पर मैक्सवेल का जो पहला इक्वेशन था वो था डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0 फॉर फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम। अगर कोई मीडियम में चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज फ्री मीडियम के लिए ये ऐसा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है H, वो इक्वल होता है 0 का, ठीक है। ये मैक्सवेल का 4 इक्वेशन दिए थे मैक्सवेल ने, हमें उन चारों इक्वेशन का काम नहीं है, हमें 2 इक्वेशन का काम है, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन आप ट्रांसवर्स नेचर देखने के लिए आए हो तो मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, उस पर भी वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरा। तो देखिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब क्या है कि हम ई जो निकालेंगे उसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। ये जो डेल ऑपरेटर होता है ना, ये इक्वल होता है डेल बाय डेल आर का, ठीक है। आपको मानते हैं, अगर आपको 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होता है डेल ऑपरेटर का वैल्यू। बट हम सिंपली यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो वो इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ भूल गया, मैंने क्या क्या इन सबको आप लोगों को बताया नहीं। ये देखिए ई नॉट और एच नॉट जो है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, जो कि स्पेस और टाइम के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। और क्या है, आई क्या है, आई इज द कॉल्ड आयोटा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, आई इज इक्वल टू 2 × 1, ठीक है। K इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट है, R इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, T इज इक्वल टू टाइम है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो डाइवर्जेंस डिफरेंस, हम इसका मतलब क्या, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू R। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है जो कि कांस्टेंट रहता है, तो ई नॉट एक कांस्टेंट टर्म से हम मतलब हमें नहीं है। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा हमें मिलेगा e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, हमें ये वैल्यू मिला, ठीक है। क्योंकि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है e पे पावर x, बट कब, जब हम e पे पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पे करें। यहाँ पे हम रिस्पेक्ट इसका r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस पूरे टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i के डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। और ओमेगा टी कांस्टेंट टर्म है इसलिए वो 0 हो जाएगा, वो उससे मतलब हमें नहीं है। अब देखिए dr/dr मतलब क्या हो गया, ये r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r वो हमेशा 1 होगा, तो ये टर्म हमें 1 मिला, तो हमें i के मिला इज इक्वल्स टू, देखिएगा क्या मिला हमें, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या था, इस पूरे टर्म का वैल्यू था हमारे पास e, ठीक है, e नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, e नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, ये इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड e का, तो यहाँ पर लिख देंगे e। और देखिए एक चीज, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन से डाइवर्जेंस ऑफ e जो है वो 0 हो जाएगा, तो e का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r क्या होता है, 0। सिंपली यहाँ पे हमें मैक्सवेल का पहला इक्वेशन से ये वैल्यू मिल गया। तो देखिए क्या कर रहे हैं, i और k को आगे कर देते हैं, यहाँ पर i k को आगे कर दिए और इसके बदले क्या मिला हमें मिला e वेक्टर, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, सिंपली। क्योंकि देखिए e नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, e नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी वो इक्वल था e का, तो हम उसके बदले e लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए i अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0/i, तो वो खत्म हो जाएगा i, हमें क्या बचा k डॉट e। इसका मतलब क्या है कि k जो है वो परपेंडिकुलर है e का। अब आप पूछ दोगे कैसे, k वेक्टर परपेंडिकुलर है e का, आप पूछ दोगे कैसे, तो देखिए k डॉट e का मतलब क्या है, k e cos थीटा, k e cos थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और ईएम वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन होगा। तो क्या है, cos थीटा 0 है। cos थीटा कब 0 होता है, एट द एंगल ऑफ 90 जो है cos थीटा 0 होता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि थीटा कितना मिला हमें, 90 डिग्री, इसलिए k इज परपेंडिकुलर टू द e, k और e के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली वी टेक h के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा सिमिलरली इसका इस्तेमाल करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, ऑफ h, तो h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, तो पहले तो h नॉट e पे पावर i k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा t, ठीक है, e पे पावर x है, e पे पावर x हो गया, h का कांस्टेंट तो उससे डिफरेंशिएशन बाहर कर दिए, मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये कांस्टेंट हमें फिर से उसी तरह ये 0 हो जाएगा, r यहाँ पर r टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो क्या होगा, i k मिलेगा हमें, i k, और dr/dr क्या होता है, 1 हो जाता है, ये हमारा टर्म खत्म हो गया। अब देखिए क्या डाइवर्जेंस ऑफ h क्या होता है, 0 होता है, तो हमें यहाँ पर मिला 0 इक्वल्स टू, ये टर्म देखिए h नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, h नॉट e पे पावर i के r माइनस ओमेगा टी, सिंपल, ये क्या था इक्वल, ये इक्वल है h का, तो इस पूरे टर्म के बदले हो जाएगा h। अब i के को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिला, i फिर से यहाँ से खत्म होगा तो फिर से यहाँ आ जाएगा, तो k परपेंडिकुलर h हमें मिला, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो परपेंडिकुलर होता है h का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी, क्योंकि डॉट का मतलब है cos थीटा, ठीक है, थीटा मतलब 0 हो रहा है कब, इन केस ऑफ जब थीटा 90 डिग्री होगा तब, तो हमें ये दोनों वैल्यू मिला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2
we can say that electromagnetic waves are transverse in nature. तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. Till then, thank you and don't forget to subscribe my channel.